अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। हाँ जी, आपको गलतियां तो ठीक करनी आ गई सारी। गलतियां ही और ठीक करते हैं। ये जो पहले पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये इंट्रो में होना चाहिए था। अच्छा हाँ, वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड चीज याद आई। ये ना एमसीक्यूज में काम आ सकती है बात। ये मैं आपसे एक फाइल शेयर कर लेता हूँ। आईकेप की बुक से ही है, कोई नया पेज नहीं है। अगर आपने आईकेप की बुक डाउनलोड की है तो फिर तो है ही है। ये मैं टीए को कहता हूँ। ये टाइप्स ऑफ एरर्स हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, ये सुना है पहले कभी? इंट्रो में नहीं पढ़े हुए? एरर ऑफ कमीशन, ओमिशन, ट्रांसपोजिशन पढ़े होंगे। ये आईकेप की बुक से एक पेज दे रहा हूं आपको, एक नहीं कुछ 2-3 पेजेस हैं। ये नाम है कुछ, ये एमसीक्यूज में टेस्ट हो सकते हैं। ये मैं भी देता हूं। टाइप्स ऑफ एरर करके एक फाइल है, वो भी मैंने टीए को दे दी, आप तक पहुंच जाएगी। और ये रिकॉर्डिंग वालों को भी पोर्टल पे रख देता हूं। ये रिकॉर्डिंग वालों को भी रख दी बेटे पोर्टल पे। ये एमसीक्यूज में टेस्ट हो सकता है। अच्छा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स खत्म, लेकिन उसी मेहनत को ही आगे बढ़ा रहा हूं। अगला टॉपिक है IAS 8। IAS 8 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में तो 8 नंबर का सवाल आता ही आता है ना। एक आधी अटेम्प्ट मिस हुई हुई है, वरना इसमें सवाल आता ही आता है। IAS 8 हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए। अगर सेपरेट सवाल ना आया, लास्ट टाइम एक सेपरेट तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन एक चीज पढ़ानी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये उसके साथ मर्ज होता है। लास्ट टाइम उसके अलावा था, वैसे ही उसके साथ ये एक एडजस्टमेंट के तौर पे मर्ज होता है। इन शॉर्ट जो पढ़ाने लगा हूं, ये बड़ा सवाल नहीं है। अगर सेपरेट सवाल आया तो 6-7 नंबर का सवाल आ सकता है। ज्यादातर इसकी टेस्टिंग होती है, एक चैप्टर पढ़ाना है मैंने, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, आसान चैप्टर है, उसके साथ मर्ज होता है। IAS 8 नाम बहुत बड़ा है इसका, और इसमें फिर कुछ रट्टे वाली चीजें भी हैं, वो भी बता दूंगा, लिखवा दूंगा। इनफैक्ट नाम है जी इसका अकाउंटिंग पॉलिसीज। चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। इसमें 3 चीजें हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टीमेट चेंज और एरर्स। पहले एरर्स पढ़ाता हूं, बल्कि पहले 8 टपाता हूं, नहीं करवाता हूं। पहले चेंजेस इन एस्टीमेट्स देखते हैं। ये अभी ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये आपको आता है। चेंजेस इन अकाउंटिंग, इस चैप्टर में 3 चीजें हैं। ये आपको ऑलरेडी आता है, मैं भी लिखूंगा तो आपको आता ही है ये, तो इसलिए इसको समेटते हैं पहले।
पहले ये करते हैं, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग करने के लिए जितना अब तक जिंदगी में पढ़ा, इंट्रो FR 1 दोनों मिला के, अंदाजे क्या क्या लगाने पड़ रहे होते हैं स्टूडेंट को नहीं, स्टूडेंट को तो पेपर में सारी अंदाजे लगाने पड़ रहे होते हैं, अकाउंटेंट को यूजफुल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ एस्टिमेट्स। हाँ जी, यूजफुल लाइफ बिल्कुल सही है। डेप्रिसिएशन मेथड अंदाजा है? नहीं, डेप्रिसिएशन मेथड अंदाजा है। अपनी मर्जी है, जो मर्जी मेथड, जो दिल को अच्छा लगता है वो मेथड लगा ले, फिर कैसे फैसला होता है? बेनिफिट पैटर्न, तो बेनिफिट पैटर्न एसेट के मैनुअल में लिखा होता है, अंदाजा ही होता है। तो डेप्रिसिएशन मेथड अंदाजा है, डेप्रिसिएशन मेथड एक अंदाजा है, क्योंकि बेनिफिट पैटर्न अंदाजा है। अच्छा, डेप्रिसिएशन रेट अंदाजा है? हाँ, वो भी यूजफुल लाइफ से ही निकाला हुआ है, तो वो बिल्कुल अंदाजा है। डेप्रिसिएशन रेट अंदाजा है। और रेजिडुअल वैल्यू कहीं सुनने में आया था, बिल्कुल अंदाजा है ये। चले आइए 16 से बाहर निकले और कहीं कुछ और बचपन में चले बेशक, जो अकाउंटेंट को अंदाजे लगाने होते हैं। बैड डेट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये अंदाजा है बिल्कुल जी। और इम्पेयरमेंट बिल्कुल सही है, अंदाजा है, रिकवरेबल अमाउंट कह लेते हैं। और NRV अंदाजा है, ये सब अंदाजे हैं। और अकाउंटेंट को ये अंदाजे क्यों लगाने पड़ रहे हैं? क्योंकि उसने अकाउंटिंग करनी है। यूजफुल लाइफ का अंदाजा लगाना है क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो ये अकाउंटिंग के लिए जरूरी अंदाजे हैं। अंदाजे और तुक्के में क्या फर्क होता है? अंदाजा सोच समझ के लगाते हैं। अच्छा, क्या सोच समझ के? यानी कोई मैच चल रहा है, तो उस मैच नहीं, एक मैच चल रहा है, उस मैच के चलते हुए ये अंदाजा लगाना कि कौन सी टीम जीतेगी। तो जो उस वक्त तक के हालात हैं या शाम में जो ड्यू की सूरत हाल होगी, उस हिसाब से, यानी उस वक्त तक के हालात पे अपना बेस्ट अंदाजा। और अगर हालात बदल गए कुछ अरसे बाद, तो फिर अंदाजा भी बदल जाएगा। तो जो अकाउंटेंट ने एस्टीमेट्स लगाए थे अवेलेबल हालात के मुताबिक, अगर कल को हालात बदलेंगे तो अंदाजे भी बदल सकते हैं। अकाउंटिंग के अंदाजों में कल को चेंजेस भी आ सकती हैं, क्योंकि हालात चेंज हो सकते हैं। तो इसके लिए अच्छा, फेयर वैल्यू भी अंदाजा ही है। एस्टीमेट चेंज होता है, चेंज इन एस्टीमेट occurs due to change in circumstances। सर्कमस्टांसेस बदल जाते हैं तो एस्टीमेट चेंज करना पड़ जाता है। या फिर ड्यू टू न्यू इंफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट्स, हालात बदल गए या कोई नई इंफॉर्मेशन मिल गई, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, मार्केट की
मजीद इंफॉर्मेशन मिल गई हमें। पहले हमें कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी तो हम उसको बैड नहीं समझ रहे थे, अब हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिली तो अब हम उसको बैड समझेंगे। तो या तो सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाए या कोई नई इंफॉर्मेशन और डेवलपमेंट आ जाए तो एस्टिमेट हो जाएगा चेंज। तो फिर उससे मसला क्या है? जो पहले डेप्रिसिएशन चार्ज की थी वो सब गलत हो गई। फिर क्यों गलत क्यों नहीं है वो? क्योंकि तब तक हमें वही सही लगता था। तो इसलिए जो हो गया सो हो गया। अब अगर चेंज हो गया है उसकी वजह से हमारी जिन जिन फिगर्स में चेंज आएगी तो सारा पास्ट बदल देंगे? नहीं, ऑनवर्ड्स चलेंगे। इस ऑनवर्ड्स चलने के लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है प्रोस्पेक्टिवली अकाउंटिंग फॉर एस्टिमेट चेंज। यानी अगर एस्टिमेट चेंज हो जाए तो करना क्या है? तो करना यह है कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट इज अकाउंटेड फॉर प्रोस्पेक्टिवली। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में भी टेस्ट हो सकता है। प्रोस्पेक्टिवली, प्रोस्पेक्टिवली। in by making adjustments in current period P&L if change affects current period only। एस्टिमेट चेंज को अकाउंट फॉर किया जाता है प्रोस्पेक्टिवली, यानी जो पहले हो गया सो हो गया। अब ऑनवर्ड्स चलते, यानी इसी साल के P&L में एडजस्टमेंट कर लेंगे। इसकी मिसाल है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। पहले हमें लगता था 5% बहुत है, अब लगता नहीं 8% करना पड़ेगा, तो वो इसी साल के अंदर ही एडजस्ट होगा। और करंट एंड फ्यूचर पीरियड्स if change affects both। ये जो मैंने अंग्रेजी लिखी है ना, ये वही है जो करते आ रहे हैं। आप लोग डेप्रिसिएशन के अंदर ये काम कर चुके हुए हैं और बचपन में चले जाएं तो डाउटफुल डेट के अंदर ये काम कर चुके हुए हैं। तो ये सिर्फ ऑफिशियली अब बताया है, वरना यही काम पहले करते आ रहे हैं। एस्टीमेट चेंज आप करते आए हैं, IAS 16 में किया हुआ है बहुत ज्यादा, तो इसमें दोबारा बताने वाला कुछ नहीं। तो चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स डन।
एस्टिमेट चेंज डन, ये कर चुके हैं ऑलरेडी। IS 16 में भी जो करते आ रहे थे ना, वो ये IS 8 के कहने पे ही करते आ रहे थे, तो ये हो चुका हुआ ऑलरेडी। दूसरी चीज एरर्स। एरर्स अच्छा, आपने पेपर दे दिया तो कैसे पता उसमें क्या गलत था? मिड टर्म नहीं, वैसे आई क्योंकि पेपर दे दिया है, सब सही था है। हाँ, अगर पास कर लिया तो सब सही था, फेल हो गए तो सारा कुछ गलत था। अच्छा, मिड टर्म दिया तो क्या क्या गलत है उसमें, कैसे पता चलेगा? यानी एरर है ही वो जो पता चल जाए। पता नहीं चल रहा तो एरर नहीं है, तो एरर ही वो है जो पता चल रहा है कि एरर है। अकाउंटिंग के एरर्स क्या होंगे? जो अकाउंटिंग करते हुए एरर हो गई, तो जो एरर है वो एरर, हम किसी भी चीज को गलती तभी कह रहे हैं जब पता चल रहा है कि गलत है। तो एरर पता चलने के हवाले से दो हिस्सों में बांट रहा हूं। उससे पहले ना इसकी एक अंग्रेजी लिख लें, वो आपने रटनी है, MCQs में काम आ सकती है। एरर की कुछ अंग्रेजी बता रहा हूं, ये अंग्रेजी आपने रटनी है। एरर्स आर कॉज्ड बाय मिस यूज ऑफ या फिर फेलियर टू यूज। क्या चीज? इंफॉर्मेशन दैट वॉज अवेलेबल। वो इंफॉर्मेशन जो मौजूद थी, कब? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही थी। and could reasonably be expected to have been obtained and taken into account. इस बात का मतलब है, मिसाल से समझाता हूं। अकाउंटेंट ने बेस्ट अंदाजा लगाया पास्ट एक्सपीरियंस के मुताबिक कि इस फर्नीचर की यूजफुल लाइफ होगी 5 साल। 1-2 साल यूज करने के बाद अंदाजा हुआ कि नहीं 7-8 साल चल जाएंगे, ये एस्टीमेट चेंज है। ऑफिस बिल्डिंग के लिए यूजफुल लाइफ बेस्ट अंदाजा लगाया 20 साल, 4-5 साल बाद यूज करने के बाद पता चल रहा है कि तो 30 साल चल जाएगी, एस्टीमेट चेंज है। एक स्पेशलाइज्ड मशीन खरीदी और अकाउंटेंट ने डेफिनेट चार्ज करनी थी, तो किसी सियाने से पूछने की बजाय उसने कहा कि मैं FR 1 में जो पढ़ता था हर सवाल में 10 साल यूजफुल लाइफ होती थी, तो चलो 10 साल चला लेते हैं। 2-4 साल बाद अंदाजा हुआ, किसी बड़े ने पकड़ा तो पता लगा इसकी तो लाइफ 15 साल होनी चाहिए थी। ओहो, गलती हो गई, चलो एस्टीमेट चेंज। तो एस्टीमेट चेंज है नहीं, वो पहले ही किसी से ढंग से पूछ लेता। तो इंफॉर्मेशन वॉज अवेलेबल और ढंग के तरीके से हासिल की जा सकती थी। इंफॉर्मेशन दैट वॉज अवेलेबल एंड कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू हैव बीन ऑब्टेन्ड। अगर उस इंफॉर्मेशन को सही यूज नहीं किया फिर एरर हुआ है तो ये एरर है। वरना एस्टीमेट चेंज क्या था? अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन को पूरा यूज किया था
बाद में अंदाजा चेंज करना पड़ा तो एस्टीमेट चेंज है। लेकिन अगर अकाउंटिंग करते हुए गलती हुई, क्या गलती हुई? वो इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल थी और हम किसी समझदार से मशवरा करके इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते थे, फिर भी हासिल नहीं किया, अब जो गलती है वो वाकई एरर है। ये बात दोबारा सुने, अगर हमने सारे रेलिवेंट लोगों से पूछने के बाद यूजफुल लाइफ डिटरमिन की और कुछ ऐसे बाद अंदाजा हुआ कि ये मुनासिब नहीं है, तो ये एस्टीमेट चेंज। लेकिन अगर पूछा ही नहीं किसी से, एम ही तुक्का लगा लिया और फिर पता चला कि वो फिगर ठीक नहीं है, तो ये एरर है। अकाउंट स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा? क्लियरली पता चल जाता है, क्लियरली पता चल जाएगा ये एरर था। तो अब इन एरर्स का करना क्या है, ये अंग्रेजी लिखे पे बताता हूं कि करना क्या है। एरर पता लग गया तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में काम सीख के आए कि मिटा के ठीक कर लें, हैं? मिटा के ठीक कर लें, रेक्टिफाइंग एंट्री करनी पड़ेगी ना। तो इन एरर्स को ठीक कैसे करना है, करेक्शन ऑफ एरर्स करना क्या है? अब तो डिपेंड करता है कि एरर्स करंट पीरियड एरर्स हैं या प्रायर पीरियड एरर्स है। अच्छा, अभी मैंने कहा था एरर है ही वो जो पता चल रहा है, जो पता नहीं चल रहा वो तो एरर नहीं है। कब पता चल रहा है उस हिसाब से ये मैंने दो शाखें बनाई हैं। करंट पीरियड एरर क्या होगा? जो अब पता चले, और प्रायर पीरियड होंगे जो पहले पता चले थे। ये पता अब चले हैं, तभी तो उनको ठीक कैसे करना है ये बताने लगा। करंट पीरियड एरर क्या है? जो इसी साल में ही हुए थे, पता लगे हैं अभी। और प्रायर पीरियड क्या है? पता अभी चले हैं लेकिन एरर पिछले किसी साल में हुए थे। तो जो इससे पहले चैप्टर पढ़ा था ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वो ये था। आइए सेट ये वही है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। वो ये पढ़ा था जो हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में पढ़ के आए ना, वो ये। और IS 8 इसलिए नहीं बना कि एरर है तो ठीक कर लो, ये तो अंडरस्टूड करने थे। IS 8 का मेन मकसद है कि पिछले ईयर वाले एरर को अब कैसे ठीक करें। अच्छा, तो फिर मसला क्या है? पिछले साल हम एक सेल इनवॉइस दराज में रख के भूल गए थे, रिकॉर्ड ही नहीं की, वो इस साल दराज से निकली, तो एरर क्या हुआ कि पिछले साल सेल रिकॉर्ड नहीं की थी। तो चलो अब पता चल गया, आप रिकॉर्ड कर लें तो कर लें, इसमें क्या मसला है? लेकिन पिछले साल तो नहीं जा रहे, टाइम मशीन भी नहीं चल रही, नहीं जा पा रहे, तो इस साल रिकॉर्ड कर लें। क्या है हर जगह कर लें तो? क्या हर जगह कर लें तो गलती ठीक करने की बजाय एक और गलती हो जाएगी। इस साल की वो सेल है ही नहीं, हम इस साल की सेल रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इसके लिए कोई ऐसा साइंसी तरीका बनाना पड़ेगा कि गलती ठीक भी हो जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इस गलती ठीक करने के साइंसी तरीके को कहते हैं एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट।
रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। इसका मतलब क्या होता है वो करके दिखाता हूं। तो IS 8 मेनली इस चीज को बनाने के लिए, इस चीज को सिखाने के लिए बना है। ये है जो IS 8 ने सिखाना है। यानी IS 8 ने ये नहीं बताना था कि एरर हुआ है तो ठीक कर ले, वो तो कर ही लेने हैं। IS 8 को गाइडेंस देनी पड़ रही है कि अगर आपको अब कोई ऐसे एरर पता चले जो पिछली दफा से रिलेटेड थे तो उनको कैसे डील करना है, ये IS 8 ने सिखाना है। और वो सीखने, और वो क्या है जी, रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। ये मिसाल से सिखाता हूं क्या होता है। रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट क्या होती है सिखाता हूं। ये वाली बात मिसाल से बता रहा हूं। जब 2023 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जब 2023 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दुनिया वालों को इशू की गई थी तो उनकी शक्ल कुछ ऐसी थी कि 2023 का कॉलम आ रहा था और 2022 का कॉलम आ रहा था। और मिसाल ले रहा हूं कि यहां सेल्स लिखी आ रही थी 480 मिलियन, 370 मिलियन। अब हमें 2024 में एरर इन रिस्पेक्ट ऑफ 2023 सेल was identified। हमें 2024 में 2023 की सेल से रिलेटेड एक एरर पता चला, तो ये 24 के हवाले से प्रायर पीरियड एरर है। इसको ठीक करने का तरीका ये होगा कि जब हम 2024 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू करेंगे तो उसमें 2024 और 2023 ये 2 साल आ रहे होंगे। अब उसमें जो हम सेल्स की 2023 वाली फिगर लिखेंगे वो सही वाली लिखेंगे। यानी जो हमने 480 पहले दिखाई थी वो गलत थी, सही फिगर थी 465। अब हम यहां 465 लिख के दिखाएंगे। और अगर किसी ने पुरानी एनुअल रिपोर्ट भी सामने खोल ली, एनुअल रिपोर्ट, ये जब डिस्क्लोजर सिखाए थे तो एक एनुअल रिपोर्ट खोल के दिखाई थी। हर साल कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है उसकी एक बुक छपती है, उस बुक को एनुअल रिपोर्ट कहते हैं। तो अगर किसी यूजर ने 23 वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उठा के देख ली तो उसको तो लगेगा मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो हम उसको कहेंगे कि नहीं, फ्रॉड नहीं हुआ, रुको जरा सब्र करो। हम यहां लिखेंगे 2023 के साथ रीस्टेटेड, और फिर डिस्क्लोजर्स में इसकी नोट बना के डिटेल बताएंगे कि क्या हुआ था, वो भी सिखाना है आपको। तो ये होती है रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट, कि जिस साल का एरर था अब वो साल तो गुजर गया, लेकिन जिस साल में पता चला है तो आप उस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए पिछले साल को जब कंपैरेटिव के तौर पे दिखा रहे होंगे तो उसको सही वाली फिगर दिखाना। इस काम को कहते हैं कि हमने रीस्टेटमेंट कर ली। रीस्टेट क्यों, यानी वर्ड रीस्टेट क्यों,
क्योंकि दोबारा से स्टेट कर रहे हैं, पहले हमने ये स्टेट किया था, अब हम दोबारा से स्टेट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको रीस्टेटेड फिगर कहते हैं। ये मतलब है एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। तो फिर वो आगे प्रैक्टिस में सिखाता हूं कि 2023 की किस फिगर को ठीक करेंगे। वो चेंजेस इन इक्विटी से रिलेटेड एक चीज है, वो प्रैक्टिस में आ जाएगी। अभी ना आपको मैंने सिर्फ इतना बताया है कि रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट का मतलब क्या है, कि हमें किसी साल में पता चला कि हमने पुराने किसी साल की गलती कर दी थी। सवाल ये पूछा, मैं सवाल दोहरा देता हूं कि 2024 में पता चलता कि 2022 गलत था, तो क्या करते? तो उस 22 वाली गलती का 23 के कॉलम में कहां कोई तो इफेक्ट आ रहा होता, तो उस इफेक्ट को ठीक करते। वो इसी चैप्टर के प्रैक्टिस में आएगी बात। तो रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट का मतलब है कि हम करंट ईयर की जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, उसमें जो कंपैरेटिव फिगर का कॉलम होगा उसमें हम सही वाली फिगर लिख देंगे, और उसके अलावा इस चेंज के बारे में डिस्क्लोजर में इसका नोट भी बनेगा। ये मिसाल नोटेड। चले अब सवाल ही सवाल करते हैं। लिखें, सवाल लिखें जी। अच्छा, वो ना एक ऑनलाइन में एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, तो वो पिछली क्लास से तो मुझे याद नहीं रहा, जिक्र करना। ग्रांट से रिलेटेड एक सवाल पूछा था। ग्रांट वाले लेक्चर्स में देखिएगा, अगर यही रजिस्टर है तो आए उस पेजेस पे। एक पॉइंट बता रहा हूं, अगर आपको काम का लगे तो अपने अल्फाज में लिख लेना। गवर्नमेंट ग्रांट अगर इसी रजिस्टर पे ही है, तो जब मैंने रीपेमेंट पढ़ाई थी, ग्रांट की रीपेमेंट, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, पहुंचिएगा वहां पेजेस पे। मेथड 1 हो या मेथड 2 हो, एक एडजस्टमेंट डालते थे हम, और वो एडजस्टमेंट थी डेप्रिसिएशन की अमाउंट की। पहुंचे तो बताऊं। अभी तक पत्थर पत्थर की आवाजें आ रही हैं, कितनी पुरानी है। रीपेमेंट, उसमें मैंने खुद बना के सवाल कराया था, वो खोलिएगा। शायद 280 मिलियन की ग्रांट वापस हो रही थी, पता नहीं। तो इस 280 के ऊपर एक डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट की अमाउंट कैलकुलेट की थी, 3/10 करके, शायद 84 ना। और मेथड 1 हो या मेथड 2 हो, एडजस्टमेंट की अमाउंट यही थी, एंट्री का फर्क था बस। पहुंचे? अच्छा, उस वक्त मुझे ख्याल नहीं रहा, वो फिर बाद में एक स्टूडेंट ने पूछा, तो मैंने कहा क्लास में भी बता दूंगा। उसकी प्रैक्टिस में ना मैंने आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन का ही सवाल बताया था। वो तब ना किसी ने पूछा ना मेरे ध्यान में था, रिड्यूसिंग होता तो क्या करते है?
3 कॉलम बनाते हैं ना, तो उसमें फिर एडजस्टमेंट की अमाउंट कैसे निकालते हैं? अगर रिड्यूसिंग बैलेंस होता तो उसमें फिर ये कैसे निकालते हैं एडजस्टमेंट? मैं किस 84 की बात कर रहा हूं, क्या बात हो रही है? 280 मिलियन उसमें किया था वापस, और आपको सिखाया था कि जो ग्रांट की वापसी वाली अमाउंट है उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें जितने साल गुजर गए। और कॉन्सेप्ट इसका यह बताया था कि हमें ग्रांट 400 की बजाय 400 थी, हमें इसमें से 280 वापस करना पड़ा, तो ऐसे जैसे में मिली ही 120 होती। ये शुरू में कॉन्सेप्ट बताया था, फिर उसके बाद कैलकुलेशन ऐसे कर दी थी। कॉन्सेप्ट ये बताया था कि 280 मिलियन वापस करना ऐसे है जैसे हमें मिला ही नहीं था। ये मैंने यहां खड़े होकर की थी बात। तो स्ट्रेट लाइन का सवाल था, तो उसमें 280 के ऊपर ही 3/10 कर दिया था। अब मेरा सवाल यह है कि अगर स्ट्रेट लाइन नहीं रिड्यूसिंग होता तो क्या करते? रिड्यूसिंग में हम ये करते थे कि इसके 3 कॉलम सिखाए थे आपको। एक फुल एसेट की कॉस्ट वाला कॉलम था, एक ग्रांट वाला कॉलम था, और एक नेट वाला कॉलम था। एसेट की कॉस्ट पूरी 600 थी शायद। हम गुजरे हुए 3 साल में ये काम करते हुए आ रहे होंगे अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था तो। अब एडजस्टमेंट की अमाउंट ऐसे निकालनी है कि ये वाला कॉलम दोबारा बनाना पड़ेगा, लेकिन अब की बार 400 से नहीं, 120 से। ये क्या कही जा रहा हूं मैं? 120 क्या? यानी जो बात कर दी अगर मिली ना होती तो क्या होता? तो वो जो 400 का कॉलम जिस तरीके से बनाया था उस तरीके से 120 का कॉलम बनेगा। और अब इनके कंपैरिजन से पता चलेगा कि कितनी अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट डालनी है। जैसे 400 की वैल्यू यूज करके कॉलम बनाया होता, अब हम 120 की वैल्यू यूज करके कॉलम बनाएंगे, और इनके जो 3 गुजरे हुए साल हैं उनके डिफरेंस से ये एडजस्टमेंट होगी। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता इसी मिसाल में, तो हमने ओरिजिनली ये 3 कॉलम बनाए होते। ग्रांट वाला कॉलम 400 से बनाया होता, रीपेमेंट करनी पड़ गई अगर, तो हमें इसकी जगह एक और कॉलम 120 से बनाना पड़ेगा, और इन दोनों कॉलम्स के डिफरेंस से ये एडजस्टमेंट की अमाउंट निकलेगी। ये बात ये हो रही थी कि अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो क्या करते? चले आए सेट पे आए, सवाल लिखें। अच्छा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले चैप्टर में हम कहां खड़े थे? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हम कहां खड़े होते थे? करंट ईयर एंड पे फाइनेंशियल बन रही होती थी, तो अब यहां भी हम करंट ईयर एंड पे खड़े हैं, यानी 2024 के एंड पे खड़े हैं। सवाल लिखें। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट, एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट, एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट, ड्राफ्ट DRAFT, extracts of draft income statement for the year ending 31 दिसंबर 24। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग expenses, finance cost, net profit।
240,000, 200,000, 170, 120. ग्रॉस प्रॉफिट क्या बना? 70, 80, 18,000, 20,000, 6,000, 4,000. Net profit 44, 58. You noted? Following errors have been discovered. Following errors have been discovered. Number one. A sale invoice of 10,000 in respect of sales made in 2023 was wrongly recorded in 2024. 2023 की एक सेल इनवॉइस थी, वो गलती से 2024 में रिकॉर्ड हुई. Was wrongly recorded in 2024. Next error. On 1st July 2023. On 1st July 2023. A machine was repaired. Machine नहीं. Office furniture was repaired. At a cost of 8,000, but it was wrongly capitalized. कराई रिपेयर थी लेकिन इसको कैपिटलाइज कर लिया. इसी पॉइंट में चल रहा है. डेप्रिसिएशन on furniture is charged. Depreciation on furniture is charged at 20% on straight line basis. 20% on straight line basis. चले पहला सवाल है, 2 एरर बहुत हैं. रिक्वायर्ड है मुझसे प्रिपेयर रिवाइज्ड एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट.
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में ना जिस साल का सवाल था बस उसी के एरर थे। तो आईएस 8 का सवाल की पहचान ही ये होगी, एक तो सवाल ही डिफरेंट होंगे। रेक्टिफिकेशन वाले सवाल आसानी से पहचाने जाते हैं, सेल्स डे बुक और परचेज बुक और वो वाली बातें हो रही होती हैं। आईएस 8 वाले सवाल में पिछले ईयर्स के एरर का भी मसला आ रहा होगा। तो अब हमने करना है इसको ठीक। 2024 तो देखा ठीक करना ही है, वो तो हम अभी बना रहे हैं। लेकिन जो गलतियां 23 में हो गई थी उनको ठीक करने का तरीका यह है कि हम 24 की इनकम स्टेटमेंट में जो 23 वाला कॉलम होगा उसके साथ ब्रैकेट में लिख देंगे रीस्टेटेड। और सवाल को सॉल्व करने का तरीका कि जो गलती आसानी से ब्रैकेट में प्लस माइनस से सॉल्व हो जाएगी वो हम ब्रैकेट में शो करेंगे, जो थोड़ी सी भी लंबी चौड़ी होगी ब्रैकेट में रच मचाने की बजाय तो हम उसकी वर्किंग शो कर देंगे। अब ये सोल्यूशन हो रहा है। क्या मसला है सेल्स का? 10,000 असल में यहां थी, यहां लिखी गई, तो 24 में से निकाल देते हैं और 23 वाले में ऐड कर देते हैं। तो ये वाली सही हो जाएंगी 230 और ये 210। जिसके बारे में कोई एरर नहीं है तो वो ठीक है। 170 120। तो सही जीपी क्या हो गया? 60 90। अगला एरर क्या है? अब जहां पर देखें दो चीजें इफेक्ट हो रही हैं, रिपेयर्स भी और डेप्रिसिएशन भी, तो यहां मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इसको हम वर्किंग कह देते हैं। अब ये वर्किंग में बना रहा हूं। हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन कितने हैं? हाँ हाँ 2024 में कितने? 20 18। अब एरर क्या है? 2023 में एक रिपेयर्स थी लेकिन हमने तो उसको कैपिटलाइज कर दिया, तो अब ठीक कैसे करें? 2023 में एक्सपेंस बनना चाहिए था ना, तो अब बना देते हैं इधर एड लेस एड और एक्सपेंस बना रहा हूं। तो इसकी वजह से डेप्रिसिएशन भी तंग हुई। डेप्रिसिएशन में क्या खराबी हुई? डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज हो गई क्योंकि वो फर्नीचर की कॉस्ट का हिस्सा बन गई। तो डेप्रिसिएशन को कर देते हैं रिवर्स। डेप्रिसिएशन 2023 में 6 महीने की ज्यादा चार्ज हुई जी 800 और 24 में पूरे साल की एड लेस फालतू डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई, फालतू डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई, निकाल देंगे एक्सपेंस में से। 1 जुलाई 23 ना, तो 6 महीने की 2023 में और 24 पूरा साल। 20% पे 6 महीने और 1 साल, तो सही एक्सपेंसेस बन जाएंगे 18,400 और फाइनेंस कॉस्ट का कोई एरर बताया तो ये सही है 6,000 और 4,000। तो नेट प्रॉफिट सही 3। ये आई सेट का सवाल। इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स ठीक करने थे तो ये
हाँ जी, इस प्लस माइनस में बताएं कोई इतराज? चलें सवाल लिखें। Extracts of draft income statement for the year ending 31 December 24. Same line. Extracts of draft income statement for the year ending 31 December 24. दो हजार 24 का कॉलम, 2023 का कॉलम। पहले अंग्रेजी लिख लें। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट। अब अमाउंट लिख लें। 2024 बता रहा हूं पहले। सेल्स 400,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स 240,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स 2024 बता रहा हूं पहले। 2024 बता रहा हूं पहले। सेल्स 400,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स 240,000, जीपी क्या आया 160। अदर इनकम 25,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 70,000, नेट प्रॉफिट क्या आ गया? चलें अब 2023 बता रहा हूं। सेल्स 360,000, 360, 3,60,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स 200,000, जीपी क्या आ गया 160,000। अदर इनकम 20,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 55,000, नेट प्रॉफिट 125,000. Following errors have been discovered. Number 1. अच्छा, मैंने एरर्स वाले चैप्टर में बताया था बाय डिफॉल्ट इन्वेंट्री का पीरियोडिक सिस्टम होता है FR1 में। ठीक है। नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक। नंबर 1 एरर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2023, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2023 was overvalued by 6,000. Next, office furniture was purchased. Office furniture was purchased. अगला एरर है, ऑफिस फर्नीचर वॉज परचेज्ड फॉर 16,000, 16,000 on 1st July 2023, but it was wrongly charged as expense. इसी पॉइंट में चल रहा है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, depreciation on furniture is charged at 20%, 20% reducing balance basis. 20% reducing balance basis. तीसरा एरर, on 1st November 23, a machine was given on rent. A machine was given on rent for 6 months
अगेंस्ट 12,000 fully received in advance। यानी 1 नवंबर को 12,000 रुपए लेके तो 6 महीने के लिए एक मशीन किराए पे दी थी। एंटायर अमाउंट was recognized as rent income at the time of receipt। यानी तभी हमने पूरे 12,000 को रेंट इनकम मान लिया। असल में कितने महीनों की थी ये? 6 महीने, और वो 6 महीने भी 2 इधर हैं, 4 आ गए, तो हमने इस पूरे 12,000 को 2023 में रेंट इनकम मान लिया था। चले बस रिक्वायर्ड है आपसे रिवाइज्ड एक्सट्रैक्ट्स बनाए। चलिए होमवर्क रिक्वायर्ड है, मुझे जाना एक जगह। ठीक है, अल्लाह हाफिज।